दोस्तों एग्जाम बैकअप में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का प्रैक्टिस बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के इस प्रैक्टिस सेट में हर टॉपिक से प्रश्न उठाए गए हैं, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। साथ ही साथ हिंदी के जो गद्यांश वाला सेक्शन है, जिसमें आपको गद्यांश से उत्तर ढूंढ के लिखना होता है, वो भी सम्मिलित किया गया है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही साथ चैनल पे जो लोग नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि एग्जाम बैकअप का जो आपको बैकअप है वो मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है दोस्तों, आज के इस प्रैक्टिस सेट में इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और हिंदी यूपीजी के सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा स्पीड में चलेंगे ताकि आपका समय भी कम लगे। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य, मुगल, गुप्त, मुगल या फिर कण्व? तो बात करें दोस्तों सबसे प्राचीनतम की, तो कौन सा है? मौर्य। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किस शासक ने बौद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो कौन सा ऐसा शासक था? महिपाल, देवपाल, गोपाल या फिर धर्मपाल? तो इस शासक का नाम है धर्मपाल, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गुढ़ पुरुष, गुप्तचर, संस्था एवं संचार या फिर खोजी? तो दोस्तों बात करें मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था, तो उन्हें कहते थे क्या? गुढ़ पुरुष, यानी ए नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों का मूल नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की? यानी बाजारों में मूल नियंत्रण की पद्धति की शुरुआत किसने की थी? शेरशाह सूरी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह, अलाउद्दीन खिलजी? तो दोस्तों जिसने ये शुरुआत की थी उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। साथियों कमेंट सेक्शन में बताइए जरूरगा कि आज का जो प्रैक्टिस है वो कितना टफ था या सरल था या बहुत आसान था, कितने आप क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो जरूर से जरूर मैं आशा करूंगा कि आप बताएंगे। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड हार्डिंग, कर्जन या फिर लॉर्ड मियो? तो यहूदी वायसराय की बात की जाए तो कौन था? लॉर्ड रीडिंग। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किस कारागार में लिखी थी? देखिए अब तक आपको क्वेश्चन मिला होगा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने कि यह किसने लिखा? जवाहरलाल नेहरू ने। अब ये पूछ लिया गया है किस कारागार में लिखा गया है। ठीक है, पहला है अहमदाबाद फोर्ट जेल, नैनी जेल, काला पानी या अमृतसर जिला कोर्ट? तो दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात की जाए तो जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे कहाँ लिखा था? अहमदाबाद फोर्ट जेल में लिखा था। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के ही नेतृत्व में नहीं होगी, यह किसने लिखा? मतलब इन्होंने लिखा कि कोई जरूरी नहीं कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में ही भारत की मुक्ति हो। सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, राशिद अली या बी आर अम्बेडकर? ये लिखा सुभाष चंद्र बोस जी ने। इन्होंने साफ साफ लिखा कि हमें सबको इसके बीच पीछे पड़ना चाहिए, आजादी के पीछे। केवल महात्मा गांधी ही नहीं कि भारत देश को वो अकेले आजाद करा देंगे, सबको इसमें सम्मिलित होना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत पाक के मध्य शिमला समझौता जिस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ वह कौन सा वर्ष था? यानी किस वर्ष शिमला समझौता हस्ताक्षरित हुआ भारत और पाक के बीच? ऑप्शन नंबर ए 1972, बी 1975, सी 1976, डी 1978? तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 1972 में ये समझौता हुआ था। आगे बढ़ते हैं। जिंदा पीर किसे के नाम से किसे जाना जाता है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? तो जिंदा पीर की बात करें तो ये ना जाना जाता है औरंगजेब, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। होता का संबंध किस वेद से? होता होता ता में थोड़ा सा ऐसे हलंत लगा रहता है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या फिर यजुर्वेद? तो होता का संबंध सीधे सीधे किससे होता है? ऑप्शन नंबर ए यानी ऋग्वेद से है। किस जगह गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? वो ऐसे कौन सी जगह है, गंगा की घाटी है, जहां में धान की खेती के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? मेहरगढ़, लहुरादेव, बगौर या लखनिया? तो वो जगह का नाम क्या है? लहुरादेव, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नागा पर्वत अवस्थित है कहाँ पे? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या फिर तमिलनाडु?
तो दोस्तों नागा पर्वत कहाँ स्थित है? नागा पर्वत स्थित है, नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का वह राज्य जहां सूर्य सबसे पहले दिखाई देता है। अब हम लोग आ चुके हैं ज्योग्राफी के सेक्शन में। तो ऐसा राज्य जहां सबसे पहले सूर्य दिखाई देता है क्या कहलाता है? कौन सा राज्य है? जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा या फिर तमिलनाडु? तो वो राज्य है कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में सबसे अधिक बलुई उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों सबसे अच्छी उपजाऊ मिट्टी की बात की जाए तीनों टॉपिक में, तो सबसे अच्छी कौन सी होती है? जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह फसल जिसकी रोपाई की जाती है, जिसे रोपा जाता है यानी साथ में जिसे लगाया जाता है, पहले उसका बेहन बेहन अलग अलग तरह के जगहों पे नाम होता है, मतलब पहले इकट्ठा कर दिया जाता है, बो दिया जाता है, फिर अलग अलग करके उसे लगाया जाता है। तो वो कौन सी रोपाई किस में होती है? गेहूं, धान, बाजरा या फिर मक्का? तो दोस्तों रोपाई जो की जाती है वो किसकी रोपाई की जाती है? आपकी धान की। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत आसान सवाल था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? इंडीज, अरावली, ब्लैक पर्वत या ड्रैगन्स? तो बात करें विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी की, तो कौन सी हो जाएगी? इंडीज। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? चीनी का कटोरिया या कटोरा? जापान, श्रीलंका, क्यूबा या फिर ब्राजील? तो दोस्तों चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है फटाफट बता दीजिए। क्यूबा को। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगर पूछे भारत में चीनी का कटोरा, तो कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया? 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 या फिर 26 जनवरी 1947? तो देखिए राष्ट्रीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया था? तो वो तारीख थी 24 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य कौन सा था? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश? तो दोस्तों भाषा के आधार पर बना पहला राज्य कौन है? उसका नाम है आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन में सम्मिलित किया गया? मौलिक कर्तव्य किस संशोधन में सम्मिलित हुए? 38वें, 42वें, 44वें या फिर 48वें? तो दोस्तों बात करें भौगोलिक मौलिक कर्तव्य की, तो ये किस संविधान संशोधन में सम्मिलित किए गए थे? तो दोस्तों ये होगा 42वें संविधान संशोधन में इनका संशोधन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है किसमें? राज्यसभा में, लोकसभा में, दोनों में या सुप्रीम कोर्ट में? तो साथियों धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत होता है, कहाँ पेश किया जाता है? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी, यानी लोकसभा में। आगे बढ़ते हैं। संसद की बैठक एक वर्ष में कितनी बार होना आवश्यक है? 22 नंबर क्वेश्चन पे देखेंगे, एक साल में संसद की बैठक निम्नतम कितनी बार होनी जरूरी होती है? 2, 3, 1, 4? तो साल में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए? तो साल में कम से कम 2 बार तो बैठक जरूर होनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? राष्ट्रपति को राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है, ऐसे पूछ सकते हैं हम क्वेश्चन। तो हो जाएगा कितने कितने? 12 वो कर सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वित्त आयोग का गठन किया जाता है कितने वर्षों में? 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 7 वर्ष? क्वेश्चन नंबर 24 में हम देखेंगे वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए किया जाता है? 6, 5, 4, 7? तो वित्त आयोग कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए। ऑप्शन नंबर सी बी इज द करेक्ट आंसर। लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है? फर्मीमीटर, प्रकाश वर्ष, लीटर या वर्गमील? तो दोस्तों लंबाई की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? फर्मीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षित तापमान कितना होता है? मतलब खाद्य पदार्थ अच्छा रहे और सुरक्षित तापमान हो, कोई नुकसान ना हो उसे, कितना होता है? 4 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री या फिर 0 डिग्री? तो दोस्तों ये तापमान है 4 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिकम, लैक्टिकम, साइट्रिकम या फिर ब्यूट्रिकम? तो दोस्तों सिरका में अम्ल पाया जाता है एसिटिक अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। पीतल के बर्तन के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? यूपी जेके आ चुका है, निजामाबाद, खुर्जा, मुरादाबाद या फिर फिरोजाबाद? तो आपको बहुत बहुत बार आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा भैया पीतल के बर्तन कहाँ के लिए प्रसिद्ध हैं?
तो आप फटाफट बता दीजिए कहाँ के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन हो जाएगा मुरादाबाद, यानी उत्तर आपका सी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे है कहाँ से कहाँ तक है? ग्रेटर नोएडा से आगरा तक, दिल्ली से अमृतसर, लखनऊ से कानपुर, कश्मीर से कन्याकुमारी। अरे इस क्वेश्चन को तो बच्चा बच्चा जानता होगा भाई साहब। कौन सा सही हो जाएगा उत्तर? तो पहला नंबर आप लगाएंगे ग्रेटर नोएडा से आगरा तक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद है कहाँ है? मेरठ में, लखनऊ में, झांसी में या फिर शाहजहांपुर में? कहाँ है? तो ये सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ में है ये आपका। बी इज द करेक्ट आंसर। सिद्धार्थनगर का मुख्यालय कहाँ है? खलीलाबाद, अमरोहा, नोएडा या फिर नौगढ़? दोस्तों एक क्वेश्चन मुख्यालय से भी पूछ सकता है, तो कुछ मुख्यालय ही देखिएगा 8-10 के करीब हैं जिनका हट के है, मतलब जो जिला है उसी जिला का नाम नहीं है, ठीक है, अन्य के नाम पे मुख्यालय उनका है। तो कौन सा है? खलीदार, इसी तरह सिद्धार्थनगर का पूछा है तो कौन सा हो जाएगा? नौगढ़। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कलिंजर दुर्ग कहाँ है? अयोध्या, चित्रकूट, बांदा या फिर बाराबंकी? तो दोस्तों जो लोग बांदा से हैं कोई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये कैसा है और कैसा दिखता है, ठीक है। तो बाकी कलिंजर दुर्ग कोई गया हो तब भी बता सकते हैं। तो वैसे ही है कहाँ? अयोध्या में है, चित्रकूट, बांदा या बाराबंकी? तो दोस्तों कलिंजर दुर्ग है आपका चित्रकूट नहीं बल्कि बांदा में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बांदा में है, जी हाँ बांदा में। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 से 7 जुलाई, 1 से 7 अगस्त, 1 से 7 जनवरी यानी 1 से 8 मार्च। अब सप्ताह की बात है तो 7 दिन तो होंगे ही, तो किस में मनाया जाता है वन महोत्सव दिवस सप्ताह? तो ऑप्शन हो जाएगा ए 1 से 7 जुलाई। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला खेल के सामानों के लिए प्रसिद्ध है? मेरठ, दिल्ली, लखनऊ, अलीगढ़? तो खेल के सामान के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है दोस्तों? बहुत ही आसान सवाल है। कौन सा जिला प्रसिद्ध है बता दीजिए। ये भी नहीं बता पाएंगे तो फिर क्या होगा? मेरठ। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उत्तर प्रदेश का मुख्य वर्धित कर, उत्तर प्रदेश में मुख्य वर्धित कर वैट कब लागू हुआ? 2008, 2005, 2009, 2024? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो वैट लागू हुआ वो सन था 2008 में वैट लागू हुआ, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। भारतीय सब्जी अनुसंधान कहाँ है? आगरा, बनारस, कानपुर, खीरी? तो दोस्तों भारतीय सब्जी अनुसंधान जो है वो आपको मिलेगा वाराणसी में, और वाराणसी का उपनाम बनारस है, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश में 2011 जनगणना में सर्वाधिक साक्षरता दर किस जिले में सबसे ज्यादा है? गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर या फिर औरैया, इटावा? तो दोस्तों सबसे ज्यादा साक्षरता दर एक बिल्कुल सीरियल ही लगा हुआ है, गाजियाबाद में है, उससे कम गौतम बुद्ध नगर, उससे कम कानपुर, उससे कम औरैया, फिर उसके बाद इटावा। तो सबसे ज्यादा पूछ रहा है तो सही उत्तर हो जाएगा गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? नहर, नदी, नलकूप, समुद्र? तो ये क्वेश्चन नंबर 38 यानी जीके का सेक्शन आपका खत्म हो रहा है, तो बता दीजिए फटाफट सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो दोस्तों नहर, नदी, नलकूप या फिर समुद्र? तो सबसे बड़ा जो स्रोत है वो है आपका नलकूप। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब हम लोग हिंदी के सेक्शन में आ गए हैं, तो फटाफट बता दीजिएगा कि आपको जीएस के जो क्वेश्चन थे वो कैसे लगे, बहुत मॉडरेट थे या ठीक ठाक थे या फिर बिल्कुल सरल थे। साथ ही साथ अब हिंदी के प्रश्न में हम लोग देखेंगे, कमेंट सेक्शन में इसको भी जरूर बताइएगा, हमें भी इससे हेल्प मिलती है कि हम लोग कैसा बना रहे हैं, ठीक है। अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो बहुत जल्दी ही हम लोग भी ग्रो कर जाएंगे, बाकी आपकी मर्जी, सपोर्ट देना हो तो दीजिएगा, नहीं देना हो तो हम क्या कर सकते हैं फिर। चलिए आपका सपोर्ट लगातार बना रहेगा, हमें ऐसा यकीन है। तो क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं, 39 पे देखते हैं, क्रिया के मूल को क्या कहते हैं? धातु, पद, कारक या फिर समास? कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो क्रिया के मूल को क्या कहते हैं? तो इसका मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, चलिए। उसे कहते हैं धातु। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इनमें से भाववाचक संज्ञा क्या है? तप, तीर, भारत, चिंता, चिता, चिंता? तो भाववाचक संज्ञा है, हर कोई बता देगा, चिंता। आगे बढ़ते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम? पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम?
तो जैसा करोगे वैसा भरोगे में संबंधवाचक सर्वनाम यानी रिलेटिव है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? कौन, कोई, उसने, 10 गुना। तो दोस्तों सर्वनाम की बात की जाए तो ऊपर के तीनों हैं, नहीं है 10 गुना, नहीं पूछा है ना, तो कौन सा 10 गुना। निश्चय में कौन सी संधि है? गुण, विसर्ग, दीर्घ या फिर सियड़। तो निधनचय निश्चय ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? विसर्ग आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, विसर्ग संधि होगी। आगे बढ़ते हैं। अनुगमन में समास है, कर्मधारय है, बेईभाव, तत्पुरुष या फिर बहुव्रीहि। तो अनु पहला क्या लग गया? अव्यय लग गया है, तो कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययीभाव, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक पुल्लिंग शब्द है? चाय, शिकंजी, लस्सी, दही। तो अगर पुल्लिंग स्त्रीलिंग पहचानना है तो शब्दों को प्रयोग कीजिए। देखिए चाय पी जाती है तो स्त्रीलिंग हो गया, शिकंजी बनाई जाती है स्त्रीलिंग, लस्सी भी पी जाती है स्त्रीलिंग, दही खाया जाता है तो क्या हो गया ये? पुल्लिंग। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कारक के कितने भेद होते हैं? 6, 7, 8 या 9। तो दोस्तों कारक के 8 भेद होते हैं, हिंदी में 8 भेद माने जाते हैं। अगर बात करें संस्कृत की तो कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अलग होने का बोध का कारक कौन सा है? कर्म, अपादान, संप्रदान या फिर संबंध। तो अलग होने का बोध किससे होता है? वो होता है अपादान से। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। लौकिक में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? लौकिक, अक या इक। लौकिक में लोक प्लस इक, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कौन सा सही हो जाएगा? लौकिक में इक प्रत्यय सही हो जाएगा। अनभिज्ञ अभिज्ञ का विलोम क्या होगा? भिज्ञ, सभिज्ञ, अनभिज्ञ या फिर समिज्ञ। तो अभिज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? अनभिज्ञ। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले। तिमिर का शुद्ध विलोम क्या होगा? अंधनिशा, दीवा या फिर आलोक। तो दोस्तों तिमिर का जो शुद्ध विलोम हो जाएगा वो होगा आलोक। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ है? हाथी, मोछ, रथ या पारा। तो दोस्तों नाग का एक नाम हाथी भी है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? उरग, भुजंग, कुंग या तुरंग। तो दोस्तों जो छाती के बल चलता है उसे कहते हैं उरग, और जो भुजाओं के बल चलता है उसे कहते हैं भुजंग। तो ऑप्शन नंबर ए इस आपका सही जवाब है। मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मुट्ठी गर्म करना मुहावरे का अर्थ सही क्या है? आज से ताना, आग से ताना, ठीक है, बहुत अधिक पीटना या घूस देना या बहुत सस्ता होना। तो मुट्ठी गर्म करने का सही अर्थ हो जाएगा घूस देना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। आंख का अंधा कांट का पूरा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? एकदम मूर्ख जो अपना हित अहित न समझे। मूर्ख किंतु धनी, बेचारे धन, बिना विचारे धन खर्च करने वाला। तो आंख का अंधा और गांठ का पूरा का सही अर्थ हो जाएगा मूर्ख किंतु धनी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। चाय किस भाषा का शब्द है? चीनी, जापानी, फ्रेंच या अंग्रेजी। तो दोस्तों बात करें चाय की तो चाय किस भाषा का शब्द है? चीनी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं 56 नंबर की ओर। निम्नलिखित शब्दों में से नया का तत्सम रूप क्या है? नव्य, नूतन, नवल या फिर नवीन। तो दोस्तों नया का तत्सम रूप है नव्य। नूतन, नवल और नवीन आपकी ये पर्यायवाची शब्द हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कोयल, कंकड़, कृष्ण या कमल। तो तत्सम नहीं यानी तद्भव कौन सा है? तो कोयल। कोयल का तत्सम क्या होते हैं? कोकिल, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। शुद्ध वाक्य पहचानो। मैं तुमको देखा, हराम ने लिखा चुका, मोहन ने रोटी खाई, गोपाल मुझे 2 कलम दिए। तो सीधे सीधे पता चल जाएगा मोहन ने रोटी खाई आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा सही है? बैल और बकरी घास चरती है, बकरी और बैल और बकरी घास चरते हैं, या फिर बैल और बकरी घास चढ़ता है, बैल और बकरी घास चरती है। तो सही जवाब हो जाएगा बैल और बकरी घास चरते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसने खा लिया होगा अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? संकेतवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक या इच्छावाचक। तो दोस्तों उसने खा लिया होगा यानी अभी इससे संदेह है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो दोस्तों हिंदी में वचन होते हैं 2 प्रकार के, एक वचन और बहुवचन, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। हिंदी का पहला समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ? 1826, 1844, 1840 या फिर 1830। तो बात करें हिंदी के पहले समाचार पत्र की, उदंत
मार्तांड 1826 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। आगे बढ़ते हैं। भक्ति काल हिंदी का स्वर्ण युग है या किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिस्टर बंधु या शिव सिंह सेगर? तो ये सेंगर होगा, शिव सिंह सेगर। तो क्या हो जाएगा? भक्ति काल का स्वर्ण युग किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। शब्दालंकार में नहीं है यमक, श्लेष, अनुप्रास या उपमा। तो ध्यान दीजिए, ऊपर के तीन आपके शब्दालंकार के रूप हैं, उपमा आपका अर्थ अलंकार है। नहीं, अब नहीं है पूछा तो उपमा सही हो जाएगा। बीती विभावरी जागरी, पनघट अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी में कौन सा अलंकार है? रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक या श्लेष? तो दोस्तों इसमें अलंकार हो जाएगा रूपक। यही रूप की बखान की बात कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। निर्धन के धन सी तुम आई, कौन सा अलंकार? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या फिर अनुप्रास? तो यहाँ सी सा सी आ रहा है, तो ये कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार हो जाएगा। हिंदी किस परिवार की भाषा है? द्रविड़, भारोपी, पापी या चीनी तिब्बती? तो अगर बात की जाए हिंदी, तो वो किसकी है? भारोपी भाषा है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आगे। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? वर्ण, ध्वनि, अक्षर या फिर वाक्य? तो दोनों को मिल जाएगा तो क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे अक्षर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम कवि कौन है? सरहपा, सबरपा, देवसिंह या कबीर? तो हिंदी का प्रथम कवि है सरहपा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पद्मावत के रचयिता कौन है? मुल्ला दाऊद, जायसी, कुतुबुद्दीन या फिर मंझन? तो पद्मावत के रचयिता जो हैं वो हैं जायसी जी। ऑप्शन नंबर बी, मलिक मोहम्मद जायसी इनका पूरा नाम है। अब दोस्तों ये आपका गद्यांश है, तो गद्यांश सही से पढ़ेंगे और फिर उत्तर हम लोग देखेंगे, ठीक है? तो आप लोग थोड़ी देर ले सकते हैं, मैं जल्दी जल्दी पढ़ के पढ़े दे रहा हूँ। सच्चे वीर अपने प्रेम के जोर से लोगों को सदा के लिए बांध देते हैं। वीरता की अभिव्यक्ति कई प्रकार से होती है। कभी लड़ने मरने से, खून बहाने से, तोप तलवार के सामने बलिदान करने से होती है, तो कभी जीवन के गुण तत्व और सत्य की तलाश में बुद्ध जैसे राजा विरक्त होकर वीर हो जाते हैं। वीरता एक प्रकार की अंतः प्रेरणा है। जब कभी उसका विकास हुआ है, तभी एक रौनक, एक ढंग से एक रंग की बहार सी छा गई है। वीरता हमेशा निराली और नहीं होती है। वीरों को बनने के कारखाने नहीं होते हैं, वह तो देवदार के वृक्ष की भांति जीवन रूपी वन में स्वयं पैदा होते हैं और बिना किसी के पानी दिए, बिना किसी के दूध पिलाए बढ़ते हैं। जीवन के केंद्र में निवास करो, सत्य की चट्टान पर दृढ़ता से खड़े हो जाओ। बाहर की सतह छोड़कर अंदर की तरह तह में पहुंचे, वह की जगह तह में पहुंचे, तब नए रंग खिलेंगे। यही वीरता का संदेश है। तो शीर्षक क्या हो जाएगा? पूछा है इसका शीर्षक क्या है? वीरता स्मरण, सच्ची वीरता, वीरों का उत्पन्न होना, देवदार या वीर? तो सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सच्ची वीरता शीर्षक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वीरता का संदेश क्या है? यह संकल्प कि किसी भी हालत में युद्ध जीतना, नहीं नहीं। बुद्ध जैसे राजा की भांति विराट होना, नहीं नहीं। उद्देश्य के लिए सच्चाई पर चट्टान की तरह अटल रहना, या फिर हमेशा नया और निराला रहना? तो ऑप्शन सही हो जाएगा, उद्देश्य के लिए सच्चाई पर चट्टान की तरह अटल रहना। आगे बढ़ते हैं। वीरों की देवदार वृक्ष से तुलना क्यों की गई? क्योंकि दोनों खाना पीना मिलने पर ही बढ़ते हैं, दोनों का दिल उदार होता है, सत्य का पालन करते हैं, स्वयं पैदा होते हैं, बिना किसी के दूध पिलाए बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा रूप वीरता का नहीं है? क्रोध, युद्ध, दान या त्याग? तो दोस्तों वीरता का रूप क्रोध नहीं है, तो बिल्कुल आप भी क्रोध मत करिए, नहीं तो वीर नहीं कहलाएंगे। आगे बढ़ते हैं। वीरता का एक विशेष लक्षण है नयापन, नकल, हास्य या फिर करुणा? तो वीरता क्या होती है? हाँ, वीरता का लक्षण है नयापन, वो हमेशा नया करने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों ये हमारा आज की प्रैक्टिस सेट यहीं पे खत्म होता है। तो तब तक के लिए जय हिंद,